वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे हमारा 10th चैप्टर अकाउंट्स का जो फॉर्मेट हमने एक सीखा था कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। आज हम लोग उसके बाद वाला फॉर्मेट सीखेंगे। मैंने उसके पहले तुम्हें एक लेक्चर बनाया था जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट तुम्हें मैंने समझाया था। वो फॉर्मेट को एक बार फिर से याद कर लेना, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट अब तुम्हें यहाँ पे बनाने के लिए काम आएगा। बैलेंस शीट में तो मैंने बताया था कि सेम टू सेम तुम्हें क्या करना था, कॉपी करना था, लेकिन अब प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट तुम्हें बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो फर्स्ट पहले हम लोग देखते हैं कि इसका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा, या फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कह सकते हैं, या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ऊपर का जो ढांचा था वो सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। खाली तुम्हें क्या करना है, पर्टिकुलर्स में जो लिखना है वो तुम्हें याद करना है। मतलब हमारा जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, पहले फॉर्मेट देख लेते हैं फटाफट हम लोग। तो फर्स्ट कॉलम तुम्हें कौन सा बनाना है, पर्टिकुलर्स का। फिर तुम्हें दो कॉलम याद है, सबसे पहले हम लोग कौन सा कॉलम लिखते थे याद करो, वहां पे तो प्रीवियस ईयर हम लोग लिखते थे, फिर हम लोग करंट ईयर लिखते थे। बस सेम हमें यहाँ पर भी याद रखना है। तो ये नोट नंबर फिर हम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखते थे पहले प्रीवियस ईयर और फिर हम लोग लिखते थे करंट ईयर। फिर हम लोग लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज, यहां पे आ जाएगा इन रुपीस, और फिर लास्ट में हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज, और ये आ जाएगा इन परसेंटेज। ठीक है, अगर चाहो तो इसके ऊपर एक चीज लिख सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज, दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज एब्सोल्यूट चेंज इन रुपीस, इंक्रीज डिक्रीज एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज। सेम फॉर्मेट है, बस तुम्हें क्या याद रखना है, तो इसमें जो हम लिखते हैं, बिकॉज बैलेंस शीट में तो तुम्हें रेडीमेड फॉर्मेट क्वेश्चन में ही दे रखा था, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हें वो पहले याद करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा फॉर्मेट हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखो क्या था पहले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद क्या आता था, हम लोग प्लस करते थे अदर इनकम। अदर इनकम प्लस करने के बाद जो आंसर आता था उसको हम क्या लिखते थे, टोटल रेवेन्यू। फिर हम लोग करते थे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हम लोग ने क्या लिखा था, सबसे फर्स्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर हमने लिखा था परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर था चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ WIP वर्किंग प्रोग्रेस, सब आ जाएगा इसमें। फिर इसके बाद था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर था उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट। फिर था डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। इसके बाद हम लोग ने लिखा था अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये सब ऐड करके हम लोग ने क्या लिखा था, टोटल एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग ने बी नाम दिया था। और फिर हम लोग ने फाइंड किया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कैसे आएगा ए माइनस बी, और इसमें से हम लोग टैक्स माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये तुम्हें फॉर्मेट याद रखना है, एज इट इज याद रखना है, कोई ऊपर नीचे तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। चलो या फिर इसको पहले समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का फिगर होगा, यहाँ पे करंट ईयर का फिगर होगा। वापस जैसे हम लोग ने बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में किया था, इसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, ए, इसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, बी। यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सी। सी कैसे आएगा अपना, बी माइनस ए। ठीक है, और यहां हमें क्या करना है, डी। डी कैसा आएगा, सी डिवाइड बाई ए इंटू 100। बस सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या अलग है, तो ये फॉर्मेट। करते हैं इस पे क्वेश्चन हम लोग फटाफट। चलो पहले एक बार ये फॉर्मेट भी तुम लोग कॉपी कर लो। चलो इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले पेज नंबर आ जाओ 343 पर, इलस्ट्रेशन 4। 3 भी करेंगे, वो थोड़ा सा बाद में, लेकिन एक बार पहले 4th करते हैं। Following information is extracted from statement of profit and loss of Z Limited. Prepare comparative income statement.
देखो हमें जो ईयर दिया है वो 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017, तो हमें लिखना कैसे है, एज इट इज लिखना है। क्वेश्चन में हमें जैसे फॉर्मेट दिया वैसे ही हमें क्या करना है, कॉपी करना है। पहले प्रीवियस ईयर मतलब 31 मार्च 2016 और फिर 31 मार्च 2017। अब फॉर्मेट देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। फिर चेक करो अदर इनकम दिया है क्या, इसमें नहीं दिया, तो ये अदर इनकम वाला कॉलम नहीं आएगा। फिर है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो वो लिखेंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन लिखेंगे। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड तो ये दिया हुआ है हमें। चेंजेस इन इन्वेंटरी तो ये दिया हुआ है। और अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ठीक है ना। अदर एक्सपेंसेस के आगे ही लिख दिया है टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 50। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये टैक्स रेट नीचे लाइन में आना चाहिए था। अदर एक्सपेंसेस हमें अमाउंट दिया हुआ है और टैक्स रेट कितना है तो 30%, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पूरा फॉर्मेट नहीं बनाना है तुम्हें, जितना क्वेश्चन में दिया है सिर्फ उतना ही तुम्हें बनाना है। देखो अब यहां पर हम लोग पहले क्या लिख देंगे, डेट 31 मार्च 2016 और यहाँ पर 31 मार्च 2017। ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा बी, ठीक है। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये हमें दिया हुआ है। पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद यहां पर क्या है, देखो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस, और इसी को हम लोग ए वर्ड दे देंगे। एक्सपेंसेस में लाइन से लिखना है हमें। तो सबसे पहले क्या आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वो तो है ही नहीं। फिर क्या आता है, परचेज। परचेज क्या लिखा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। जो अमाउंट भी लिखते जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग। 50 लाख और 70 लाख, यहाँ पर आ जाएगा 50 लाख, ये आ जाएगा 70 लाख, ठीक है। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 25 लाख एंड 30 लाख, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 25 लाख, ये आ जाएगा 30 लाख। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के बाद क्या आता है, चेंजेस इन इन्वेंट्री, तो ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये है 1,50,000 और 2 लाख, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1,50,000 और यहाँ हम लोग लिख देंगे 2 लाख। फिर इसके बाद आता है चेंजेस इन इन्वेंट्री के बाद आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो दिया है 5 लाख और 6 लाख। ना कुछ धुरंधर सोच रहे होंगे कि सर लिखना तो है ये, तो आगे पीछे क्यों नहीं लिख सकते, नहीं, जैसे फॉर्मेट दिया है तुम्हें वही सेम फॉर्मेट को फॉलो करना है। फिर आएगा डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये दिया है 1 लाख और 1,20,000, तो क्या लिख देंगे 1 लाख और यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000। इसके बाद है अदर एक्सपेंसेस, तो वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस 2 लाख और 3 लाख दिया हुआ है, तो ये लिख देंगे हम लोग 2 लाख और यहाँ पर आ गया 3 लाख। नाउ एक्सपेंसेस सारे हो गए, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल लेना पड़ेगा। टोटल एक्सपेंसेस जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, बी। 25, 30, 31, 32, 33, 34, 50, ये टोटल आ रहा है 34,50,000। 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 20, इसका टोटल आ गया 42, 20। ये अपना क्या आ गया, बी वाला पार्ट, ठीक है। फिर हम लोग इसमें क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ना ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, ए माइनस बी, मतलब 50 लाख में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, 34,50,000, तो कितना आ जाएगा ये 15,50,000, ये आंसर आ गया। और 70 में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 27,80,000, ठीक है, ये भी आंसर सही है। फिर इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, टैक्स। टैक्स एट द रेट हमें कितना दिया हुआ है, 30%। ना 30% किसका फाइंड करना है, इसका, इस अमाउंट का हमें 30% फाइंड करना है। हम लोग एक बार आंसर लिख रहे हैं डायरेक्टली। इसका आंसर आ गया है 4,65,000 और इसका आंसर है 8,34,000। और फिर जो फाइनल आंसर आएगा इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
और ये इसमें से क्या कर देंगे माइनस, तो ये आंसर आ रहा है 10,85,000, ये आंसर है 19,46,000। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है, C इक्वल टू B माइनस ए, मतलब ये इसमें से हम लोग माइनस करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा 20 लाख, सेकेंड का आ जाएगा 5 लाख, थर्ड का आएगा 50,000, इसका आएगा 1 लाख, फिर ये है 20,000, फिर ये 1 लाख, फिर ये माइनस करेंगे 42 20 माइनस 3450, तो 0 0 0 0 41 और ये आ जाएगा 7 और ये वापस से 7,70,000 ये आ गया। फिर इसमें से ये माइनस करेंगे 2780 1550, तो 30 20 1230 मतलब 12,30,000। ठीक है, फिर ये माइनस करना है 834 माइनस 465, तो ये 82, फिर ये 14 तो 9, फिर ये 7 तो 16 और ये 3,69,000, और फिर लास्ट में माइनस करना है तो 1946 1085, तो ये आएगा 1, ये 18 9 तो 6 और ये 8, तो आंसर आ गया 8,61,000। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया कौन सा कॉलम, सी वाला कॉलम हम लोग ने फाइंड कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है, डी वाला कॉलम। कैसे, सी डिवाइड बाई ए इंटू 100, मतलब 20 लाख, ये हम डिवाइड करेंगे 50 लाख से और इंटू करेंगे 100, तो 2 0 2 0 कट 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 5 40, 5 से 20 कितना परसेंटेज आया, तो 40%, तो यहाँ पर लिखेंगे 40, और सेम तुम्हें सब चीज़ क्या करना है, ऐसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो फटाफट तुम लोग, ये वर्किंग ये तो तुम लोग ने पहले भी प्रैक्टिस किया होगा, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस तुम्हें ही करनी है, इसलिए ये वाला अमाउंट फटाफट से फाइंड करो और ये क्वेश्चन को कंप्लीट करो। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। चलो फोर्थ क्वेश्चन करने के बाद अब हम लोग करेंगे हमारा इलस्ट्रेशन 3, पेज नंबर 342 पर देखो तुम लोग भी। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यही सब सेम दिया हुआ है 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017 को। थोड़ा सा इसमें क्या चेंजेस है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन 3। पहले सबसे पहले तुम लोग क्या कर लो, फॉर्मेट बना लो। चलो पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बार वो हम लोग देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये दिया हुआ है हमें सेल्स। ठीक है, फिर दिया हुआ है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो ये दोनों साल का परचेज दिया हुआ है। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये हम लोग परचेज के नीचे लिखते हैं। फिर देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्या था कि अदर एक्सपेंसेस, ये हमें अमाउंट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो अगर वहां पे होता कि परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हम लोग डायरेक्टली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिया हुआ है उसका जो भी परसेंटेज दिया है 10% वो हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आता है वो समझ लो। जो हमारा परचेज दिया हुआ है और जो चेंजेस इन इन्वेंट्री दिया हुआ है, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो उन दोनों को प्लस करके उसका 10% अपने को क्या मिलेगा, अदर एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हमें वो फॉर्मेट को याद करना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज तुम्हें और कहीं याद नहीं करना, बस इसीलिए तुम्हें वो चीज़ को याद करना। चलो फटाफट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, फॉर्मेट्स हमारा रेडी है, सब कुछ चीज़ रेडी है। यहाँ पर हम लोग सब फर्स्ट पहले क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये हमें दिया हुआ है 4 लाख 6 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4 लाख और इसमें है तो 6 लाख। इसके बाद और कुछ भी नहीं है तो इसी को हम लोग ए दे देंगे। फिर हम लोग क्या लिखते हैं नेक्स्ट, एक्सपेंसेस। नाउ एक्सपेंसेस में सबसे फर्स्ट पहले क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2,50,000 एंड 3,50,000, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 2,50,000, यहाँ पर आ जाएगा 3,50,000। फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री, तो ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज
ऑफ। नाउ कितने टाइप्स की इन्वेंट्रीज होती है? फिनिश गुड्स होता है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस होता है एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो ये 3 टाइप की इन्वेंट्रीज अपने पास होती है, ठीक है। 60,000 एंड 60,000 दोनों का फिगर वही है 60,000, और इसका भी चेंजेस इन इन्वेंट्री के बाद ये लिख दिया अपन ने। फिर है अदर एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस। ना अदर एक्सपेंसेस, फिर से एक बार देखते हैं। आगे हमें दिया है परसेंटेज 10%, लेकिन वो 10% किसका निकालना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नाउ मैंने बताया था ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये दोनों कितना आ रहा है देखो, 3,10,000, तो 3,10,000 का हमें कितना लेना है? 10%, तो कितना आएगा? 31,000। और ये 4,10,000 है, तो 4,10,000 का हम लोग 10% लेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 41,000। ठीक है, ये समझ में आया तुम्हें? फिर इसके बाद क्या दिया? टैक्स। तो पहले और कोई एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं? टोटल एक्सपेंसेस। ना ये टोटल एक्सपेंसेस, ये क्या आ जाएगा? अपना बी पार्ट आ जाएगा। फिर अब ये बी पार्ट का टोटल ये कितना आएगा देखो, 250, 310, तो ये आ जाएगा 310, तो 3,41,000। ठीक है, फिर ये 410, तो 4,51,000 ये आ जाएगा। ये दोनों आ गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ना ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा आएगा? ए माइनस बी, मतलब 4 लाख माइनस 3,41,000, तो ये आंसर आएगा 59,000। और ये 6 लाख माइनस 1,51,000, तो ये आएगा 1,49,000। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग यहाँ तक। तो फिर इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? टैक्स। क्वेश्चन में हमें टैक्स दिया है 30%, तो किसका 30%? इसका और इसका 30% हम लोग निकालेंगे, जो ऑलरेडी निकला हुआ है 17,700, और इसका है 44,700। ये आ गया, ये हमारा टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग लास्ट आंसर हमारा क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से हम क्या करेंगे? ये माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1,300, और फिर ये आ जाएगा 4, तो 41,300। और इसी तरह से ये भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे 4,300, ये 0, 1,04,300। ये अपना आंसर आ गया। पहले तो हमें ये फॉर्मेट में इसको कंप्लीट करना है, और इसके बाद हमें क्या करना है? आगे का हमें प्लस माइनस करके आंसर निकालना है। तो हम लोग पहले एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे, फिर तुम लोग क्या करोगे? परसेंटेज चेंज निकालोगे। कैसे? देखो, 6 लाख माइनस 4 लाख कितना आएगा? ये आंसर आ जाएगा 2 लाख। 3,50,000 माइनस 2,50,000, तो ये आंसर कितना आएगा? 1 लाख। 60,000, तो ये आंसर है 0। 41,000 माइनस 31,000, तो ये आंसर आएगा 10,000। फिर 4,51,000 माइनस 3,41,000, तो ये आंसर आएगा 1,10,000। इसके बाद 1,49,000 माइनस 59, तो ये आ जाएगा 99,000। और 99,000 उसके बाद 99,000 ये कि 90,000 आएगा, 90,000 आएगा। ठीक है, फिर ये हम लोग माइनस करेंगे 44,700, 17,700, तो ये 0, फिर 31, ये 7, और ये 270, तो 27,000। और इसमें से फिर ये माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 63,000। ठीक है, तो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप तुम्हें क्या करना है? 63 या 64? 63,000 आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। इसमें है 63,000, ये आ गया। अब तुम्हें क्या करना है बताओ? तुम्हें ये डिवाइड बाय ये इंटू 100, तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? पूरा परसेंटेज कॉलम चेक करना है। ठीक है, ये अमाउंट तुम्हें पूरा खुद से फिलअप करना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या लेना है? 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल आंसर विल बी हमेशा 0, तो यहाँ पे इसको तो डैश कर देना है। चलो फटाफट ये भी फाइंड करो, कंप्लीट करो ये क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क दूंगा इसी पैटर्न्स पे, इसी टॉपिक पे, मतलब जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, नोट डाउन करो ये। चलो बारी आती है होमवर्क्स की, आ जाओ तुम लोग फटाफट पेज नंबर 362 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें एक बार ओरली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, और फिर तुम लोग इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। देखो, सबसे फर्स्ट दिया है हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, 50 लाख 60 लाख। फिर हमें दिया है अदर इनकम, तो अभी तक हम लोग ने अदर इनकम वाला नहीं देखा था। तुम लोग क्या करोगे? इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसके नीचे लिखोगे अदर इनकम, फिर क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू।
फिर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और अदर एक्सपेंसेस, तो वो दोनों तो तुम लोग लिख दोगे यहीं पर। और फिर है टैक्स का रेट दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डरने वाली बात नहीं है, एकदम ईजी है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th पेज नंबर तुम्हारे 363 पर। ये है अगेन क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क अगर आ जाए तो एग्जाम में डरना मत, क्वेश्चन मार्क कोई बड़ा नहीं है और सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। क्यों? बिकॉज तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, कहाँ गया अपना ये C इक्वल टू B माइनस A, बस तुम्हें यही एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या करना है एग्जाम में, जब भी ऐसे क्वेश्चन मार्क वाला आ जाए ना, पहले एज इट इज क्वेश्चन को लिख देना, ठीक है। फिर जहां पर क्वेश्चन मार्क है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसके नीचे क्या कर लेना, अंडरलाइन, मतलब वो अमाउंट हमें फाइंड करना है। अगर ये नहीं दिया होगा तो 100% ये दिया होगा और ये दिया होगा। बस तुम्हें क्या चाहिए, A दिया है, C दिया है, B फाइंड करना है, मैथ्स तुम्हें आता है, बस वो फॉर्मूला तुम्हें इधर उधर करके तुम्हें क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें मैं तुम्हें ज़्यादा हेल्प नहीं करूँगा इस बार, सॉरी, ये तुम लोग खुद ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 5th ना, क्वेश्चन नंबर 5th करने के बाद अपना जो कंपैरेटिव वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। बिकॉज कंपैरेटिव में हम लोग ने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों पार्ट हम लोग ने देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसका जो न्यू टॉपिक है वो है कॉमन साइज। अगेन कॉमन साइज भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, बस उसमें क्या ज़्यादा आएगा तो कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन तुम लोग वैसे भी यहाँ करना सीख गए तो कॉमन साइज में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक है कॉमन साइज में, वो भी इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो फटाफट तुम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लो कंपेरेटिव, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कॉमन साइज, ठीक है। चलो गुड बाय।